बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो किलोमीटर भर का फासला था जो सादिया के कहने के मुताबिक वाकई दुश्वार गुजार था। आगे जाकर वो टुकड़ा डाबेर और जंगल खेल को मिलाने वाले बड़े रास्ते से मिल गया था। जंगल खेल से आते हुए बाजार दाएं तरफ और ये शॉर्टकट बाएं तरफ पड़ता था। इन दोनों के दरमियान एक बड़ी टेकरी हदबंदी का काम कर रही थी। बड़े रास्ते पर सफ़र करते हुए हमें थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे अपने सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। माजे, खतरा है। मैंने गाड़ी रोक दी और यहाँ से गाड़ी मोड़ना भी मुश्किल है। क्या ख्याल है, रिवर्स चलें या गाड़ी छोड़ दें? अमजद ने भी सामने से आने वाली गाड़ी को देख लिया था और इससे पहले कि वो कोई मशवरा देता सादिया बोली, ये तो मुसाफिर बरदार गाड़ी है। इसके पल्ले गालिबन सिर्फ खतरे का लफ्ज़ पड़ा था और इससे हमारी परेशानी भापती थी। मुसाफिर बरदार गाड़ी? मैं हैरत अंगेज शर्मिंदगी से बोला। हाँ, डाबे और जंगल खेल के दरमियान लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है और आमदोरफ्त का बड़ा जरिया यही गाड़ियाँ हैं। मैंने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी और इसके साथ अमजद को भी सूरत हाल से आगाह करने लगा, जिसने गन कॉक करके सेफ्टी लीवर फायर की पोजीशन पर सेट कर लिया था। तेरा काम भी बस टेंशन पैदा करना है। इसे सेफ्टी लीवर को दोबारा सेफ पर सेट कर लिया। गन अलबत्ता इसने कॉक रहने दी थी। इस मुसाफिर बरदार गाड़ी के अलावा हमें रास्ते में चंद और गाड़ियां भी मिली। मजीद 1.5-2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम जंगल खेल की हदूद में दाखिल हो गए थे। मैंने सादिया से पूछा, दूसरा जंगल खेल किस सिमत में वाक़ है? दूसरा जंगल खेल? इसके लहजे में हैरानी थी। हाँ, दूसरा जंगल खेल। मैंने सुना है कि इस इलाके में जंगल खेल नाम के 2 गाँव हैं। हो सकता है, मगर मैं इस बारे में लाइल्म हूँ। तुम्हारा घर किस तरफ है? मेरा घर पीछे रह गया है, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। तूने बताया नहीं? क्या फ़ायदा, मैंने कौन सा वहाँ उतरना था? क्यों? वहाँ उतरने का मतलब था खुद को अपने वालिदैन को दर्दनाक मौत के हवाले करना। मैंने और अमजद ने पहले से मशवरा किया हुआ था कि इसे इसकी घर की बजाय किसी और महफूज मकाम तक पहुँचाएंगे और जो बात हमारे जहनों में आई थी वही सादिया के दिमाग में भी मौजूद थी। फिर अब हम आपको कहाँ उतार दें? मैंने इसकी राय जानना चाहिए। अगर मेरी ज़िंदगी अजीज़ है तो मुझे अपने साथ ही रखो। दिमाग जगह पर है? मैं हैरानी से बोला। हम यहाँ अपने दुश्मन की तलाश में आए हैं, तुझे कहाँ संभालते फिरेंगे? वैसे भी तेरी वजह से हम डाबे वालों की नज़रों में आ सकते हैं और इस परदेश में हम पूरे गांव के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। बेहतर यही है कि तुम हमसे अलहदा हो जाओ। तुम यूँ भी औरत हो, किसी चार दीवारी में छुप कर रह सकती हो और बुर्का पहनकर आज़ादाना घूम फिर सकती हो। ये जंगल खेल है जनाब, यहाँ अकेली औरत बिल्कुल भी महफूज नहीं और मेरा तो माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ और बदकिस्मती से माँ बाप के पास जाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। इनके अलावा इस जहाँ में आप दोनों की ज़ात ऐसी है जिस पर मैं एतमाद कर सकती हूँ और ऐसा करने में मैं हक बजानिब हूँ कि जो मर्द रात के अंधेरों और गार की तन्हाई में एक जवान औरत की तरफ मैली आंख से नहीं देखते, इन जैसा बाएतमाद और कौन हो सकता है। बाकायदा इमारती इलाका शुरू होने से पहले मैंने गाड़ी दरख्तों के घने झुंड की तरफ मोड़ दी थी और सादिया से कहा, सादिया बीबी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम तुझे अपने साथ नहीं रख सकते। अलबत्ता इतनी रकम दे सकते हैं कि तुम यहाँ से किसी पुरअमन इलाके की तरफ चली जाओ। शक्ल सूरत अल्लाह ताला ने अच्छी दी है, दूसरे इलाके में जाकर कोई शरीफ आदमी तुम्हें कबूल करने में तामल नहीं करेगा। अपने बारे में क्या ख्याल है? आप भी तो शरीफ इंसान हैं। वो बेबाकी से बोली और मैं हैरत से उसकी जानिब तकता रह गया, मगर इसने मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश ना की। ये क्या बहस शुरू की हुई है तुम लोगों ने? गाड़ी से तो बाहर निकलो। अमजद, जो मेरी गाड़ी रोकने पर बाहर निकल गया था, मुझसे मुखातिब हुआ। इसे कुछ मत बताना, सादिया जल्दी से बोली। तुम्हें क्या पता कि ये क्या पूछ रहा है? मैं हैरानी से बोला। वो हंसी। गुजारी लायक उर्दू में भी समझ लेती हूँ। वो कैसे? स्कूल तो जंगल खेल में नहीं है, अलबत्ता एक इमाम मस्जिद और इसकी बीवी ने अपना ज़ाती मदरसा बनाया हुआ है जिसमें इमाम साहब लड़कों को कुरान और मजहबी किताबों का दर्स देते हैं, जबकि इसकी अहलिया छोटी बच्चियों और लड़कियों को जेवर तालीम से आरास्ता करती है। मैं भी इन्हीं से 5-6 साल तक पढ़ती रही हूँ। इसका मतलब है तुम शुरू से हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू समझती आ रही हो। हाँ, जो बातचीत तुम उर्दू में करते थे वो तो आसानी से समझ लेती थी, अलबत्ता कभी कभी दूसरी ज़बान बोलना शुरू कर देते थे तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। जानो साहब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बाहर तशरीफ़ ले आएँ। और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इसकी बात पर सादिया का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया था। गधे, इसे उर्दू की मुकम्मल समझ आती है। मैंने गाड़ी से बाहर आते हुए उसे झड़का। मगर तूने पहले नहीं बताया, और अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें आपस में उर्दू बोलनी चाहिए थी ताकि मुझे भी समझ आती रहती। मुझे भी इस बात का अभी पता चला है भाई, असल में हम पूरा बोल नहीं सकता ना। सादिया ने अमजद के सामने सफाई पेश की। अलबत्ता समझ लेता है। हुन आराम है, वो मेरी तरफ देखकर तंजिया लहजे में बोला और मैं फ़कत मुस्कुरा दिया। यहाँ से अब पैदल चलेंगे, मैंने इन दोनों को आगाह किया, क्योंकि इस गाड़ी की वजह से हम फंस सकते हैं। ते आइंदा की करे सो,
तो इसका क्या करेंगे? इसका इशारा वाज़ेह तौर पर सादिया की जानिब था और इसके उर्दू समझ लेने के ख्याल से उससे सराइकी में बात की थी। ए कंबल है भरा, ए नहीं जान छोड़न लगा। ये कंबल है भाई, ये जान छोड़ने वाला नहीं है। इसी मारे आधा हम, जो हर खड्डे च उंगली नाक दित्ती कर। इसीलिए कहता था कि हर सुराख में उंगली मत दिया करो। और मैंने सफाई पेश करने की बजाय खामोश रहना पसंद किया। झुंड से निकलकर हम जंगल खेल की सिमत में बढ़ गए थे। सादिया ने एक बार फिर ऐसे घूंघट निकाल लिया था कि इसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। अब क्या इरादा है? कोई लाया अमल सोचा है या वैसे ही झक मारने चल पड़े हो? लाया अमल तो ये है कि सबसे पहले रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे ताकि आराम से चौधरी की तलाश का आगाज़ किया जा सके। रिहाइश के लिए होटल तो मिलने से रहे, और बिलफर्ज कोई होटल मिल भी जाए तब इसमें हम सादिया को तो हमरा नहीं रख सकेंगे। ये तो है। मैंने तायद में सर हिलाया। यहाँ पर सराय सिस्टम राइज है। एक बड़े हॉल से तमाम मुसाफिरों को चारपाई बिस्तर वगैरह मिल जाता है और तमाम वहीं पर रहते हैं। औरतें भी तो मुसाफिर होती होंगी और इस इलाके में तो पर्दे का रिवाज भी है। सादिया जो हमारे पीछे पीछे आ रही थी हमारी गलतफहमी दूर करते हुए बोली, पर्दे की पाबंदी सिर्फ मकामी ख्वातीन ही करती हैं। अफगानिस्तान से सैर सयाहत के लिए आने वाली ख्वातीन अमूमन बहुत वाहियात लिबास में नजर आती हैं। काराइन की मालूमात के लिए दर्ज करता चलूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान पर रूस का तसल्लुत था, और जहाँ तक ताल्लुक़ है रिहाइश का, तो इसके लिए छोटे छोटे क्वार्टरों से लेकर बड़े बड़े मकान तक दस्तयाब हैं। बात सिर्फ पैसे की है कि आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है। अच्छा, मैं हैरानी से बोला, इसका मतलब है रिहाइश की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। सादिया ने इस्बात में सर हिलाया। यार, वो कौन सी बातें हैं जो मुझसे पोशीदा रखने के लिए आपको पश्तो में बात करनी पड़ रही है? अमजद हमारी पश्तो से तंग आ गया था। गधे, तुझे पता है कि ये उर्दू सही तौर पर नहीं बोल सकती, फिर बकवास करने का फ़ायदा? तो आप साथ साथ मुझे बताते रहा करें ना, मैं होंको की तरह तुम्हारे चेहरों को तकता रहता हूँ। अच्छा सुनो, मैंने इसके सामने सादिया से सुनी मालूमात दोहरा दी। वैसे कुड़ी सानू गाइड थे बड़ा अच्छा कर रही है। वो तारीफी लहजे में बोला, लाजमी बात है, इस इलाके की रिहायशी है, इसे ये बुनियादी मालूमात पता नहीं होंगी तो किसको होंगी। इस दौरान हम जंगल खेल की वादी में दाखिल हो गए थे। पहाड़ों के दरमियान काफ़ी वसी कितना ज़मीन था जिसमें हर जानिब सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा था। इमारती सिलसिले में ज़्यादातर मकानात पुख्ता ईंटों और पत्थरों से तामीर किए गए थे। अलबत्ता खाल खाल कच्ची मिट्टी के ब्लॉकों के बने हुए मकान भी नज़र आ रहे थे। रास्ते में काफ़ी ख्वातीन हमें मर्दों के साथ टहलती हुई नजर आईं। तमाम का लिबास नाकाफ़ी और वाहियात किस्म का था। सादिया के कहने के मुताबिक इनमें बड़ी तादाद उज़्बक और ताजिक ख्वातीन की थी। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान रूस की रियासतें थीं जो बाद में रूस के टूटने पर अलहदा मुमलिकतें बन गई थीं। इसके अलावा दूसरे इलाकों के भी काफ़ी लोग नज़र आ रहे थे। जंगल खेल के रकबे के लिहाज से इतना वसी नहीं था जितना कि वहाँ आबादी की कसरत थी। सादिया के कहने पर हम एक होटल में दाखिल हो गए। इस्तकबालिये पर एक जवानुल उमर शख्स बराजमान था। पहले मौजूद दो गायकों को निपटाने के बाद उसने हमारी तरफ मुतवज्जा होकर शिस्ता उर्दू में पूछा, जी आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमें चंद दिनों के लिए 2 कमरों का क्वार्टर चाहिए। 500 रुपया एडवांस जमा करा दें। 100 रुपया क्वार्टर का यौमिया किराया है। 5 दिनों से ज़्यादा रहने की सूरत में पाँचवें दिन आपको मज़ीद एडवांस जमा कराना होगा। ये लो 1000 रुपया। मैंने 100 के 10 नोट इसके जानिब बढ़ा दिए। बाकी हिसाब 10वें दिन करेंगे। प्लीज़ नाम पता लिखवा दें। इसे रजिस्टर खोला। लिखो अब्दुल्ला वल्द अब्दुर्रहमान सकना ठट्टा, और ये अब्दुर्रहमान वल्द अब्दुल्ला सकना जलालपुर जटान। इससे मुस्कुराते हुए दोनों नाम दर्ज कर लिए। इसे मालूम था कि मैंने दोनों नाम फर्जी बतलाए थे, मगर ये एक रस्मी खानापुरी थी जिसकी वजह से उसने इसरार नहीं किया था। खातून भी आपके साथ है ना? इससे पीछे खड़ी सादिया की तरफ इशारा किया। हाँ, लेकिन आज के लिए। मैंने मायना खेज अंदाज में आंख दबाई। सर, अगर कोई कमी पाओ तो हमें भी खिदमत का मौका देना। खुश इखलाक चेहरे के पीछे इसकी मकरूज सूरत झलक रही थी। हमारे पास रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और मकामी हर उम्र और हर नस्ल का माल वाफर मकदार में दस्तियाब है। रेट भी बहुत मुनासिब हैं। शुक्रिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर आपकी पेशकश से फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इससे अपनी पुश्त पर लटके चाबी बक्स से रिंग में बंद चाबियाँ हमारे हवाले कर दी। ये आपके क्वार्टर की चाबियाँ हैं। क्वार्टर तक हमारे लिए रहनुमाई के लिए? हाँ सर, ये तो लाजमी है। इससे कतई कलामी की। बस आप 2 मिनट इंतज़ार करें, बल्कि बैठें। असल में क्वार्टर को हैंडल करने वाले दोनों आदमी मेहमानों को पहुंचाने के लिए गए हुए हैं। जैसे ही इनमें से कोई आता है, बल्कि वो आ गया है। मंजूर, इन साहिबान को 7 नंबर क्वार्टर में छोड़ाओ। एक ढेर उम्र आदमी को होटल में दाखिल होते हुए देखकर उससे हाँक लगाई, और मंजूर नामी शख्स आईएनजी कहकर हमें साथ लिए होटल से निकल आया। होटल से 100-150 गज के फासले पर छोटे छोटे मकान एक सीधी लाइन में तामीर किए गए थे। मंजूर हमें एक मकान में ले गया। ये है जी आपका 7
7 नंबर क्वार्टर। शुक्रिया। मैंने 10 रुपये का नोट बतौर टिप उसे पकड़ाया और वो सलाम करके चलता बना। क्वार्टर का दरवाज़ा खोल कर हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। वो क्वार्टर 2 कमरों, एक बाथरूम पर मुश्तमिल था और एक किचन पर मुश्तमिल था। छोटा सा साफ सुथरा सहन, सहन में किचन की दीवार के साथ खुश्क लकड़ियाँ तरतीब से पड़ी थीं जो लाजमी किचन में जलाने के काम आती होंगी। किचन को खोलकर देखा तो इसमें खाना पकाने के बर्तन और थोड़ा बहुत मिसाला रखा हुआ था। माजे, ये चाबियाँ रखो, मैं ज़रा बाजार से कुछ पकाने के लिए ले आऊँ। होटल में खाना खाने से बेहतर है कि हम खुद कुछ पका कर खा लें। अमजद ने सर हिलाते हुए चाबियाँ मेरे हाथ से ले ली। बाजार तक जाने के लिए मुझे इस होटल से गुजर कर जाना पड़ा जिससे हमने क्वार्टर किराए पर लिया था। मैं होटल के सामने से गुजर रहा था कि 3 डबल डोर टोयोटा जन से मेरे पास से गुजर गई। इनके अंदर बैठे हुए बंदों को देखते ही मैं चौंक पड़ा। वो बासिम खान के आदमी थे। वो बड़ी जल्दी हमारे पीछे पहुंच गए थे। इतनी जल्दी इनकी आमद की तवक्का ने कम अज़ कम मेरे गुमान में भी नहीं थी। अचानक एक ख्याल बिजली की सी सरत से मेरे दिमाग में आया और इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए मुझे एक बार फिर होटल में घुसना पड़ा। खुशकिस्मती से बुकिंग वाला शख्स इस वक्त तन्हा था। अस्सलाम वालेकुम, इसके करीब पहुंचा। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ अब्दुल्ला भाई, क्या ज़रूरत पेश आई? कहीं इस कमाल लड़की ने तो मजाक किरकिरा नहीं कर दिया? इसे मकरूह अंदाज में आंख मेची। नहीं जनाब, असल में एक और मसला था। हुक्म करो, हमारे होते हुए मसला कैसे बाकी रह सकता है? वो चापलूसी से बोला। मैं इसके सामने काउंटर पर झुक गया। हमने क्वार्टर कब किराए पर लिया था? यही कोई घंटा भर पहले। नहीं, मैंने 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। हमने परसों क्वार्टर किराए पर लिया था और हमारे साथ कोई औरत भी नहीं थी। ओह सॉरी, इसे नोट छपट कर जेब में डाला। वाकई आप लोग तो परसों सुबह आए थे। मैं रजिस्टर भी ठीक कर लूँ। ये तो हकीकतन बहुत बड़ी गलती है। इससे मेरे सामने रजिस्टर खोला और 15 को 13 तारीख से बदल कर रजिस्टर बंद कर दिया। शुक्रिया। मैं इसे हाथ मिलाकर वापसी के लिए मुड़ा। एक्सक्यूज़ मी सर, इससे मुझे आवाज़ दी। जी, मैंने रुककर पूछा। सर, आपने 10 दिनों का एडवांस जमा कराया था और रजिस्टर के मुताबिक आपका अरसा परसों से शुरू है, इसलिए अब आप 8 दिन मजीद क्वार्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझ गया यार, वजाहत की ज़रूरत नहीं। मैंने इसकी बात मुकम्मल होने नहीं दी। थैंक यू सर, वो मुतमईन हो गया और मैं सर हिलाते हुए होटल के बैलूनी दरवाजे की जानिब चल दिया। यह एहतियाती तदबीर डाबेर वालों को देखते ही मेरे जहन में आई थी और मैं बगैर किसी ताख़ीर के इस पर अमल कर गुजरा था। मेरा अंदाज़ा था कि जंगल खेल में सरसरी सा चक्कर लगाते ही उन्होंने होटलों वगैरह की चेकिंग शुरू कर देनी थी और बाजार से ज़रूरी सामान की खरीदारी के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने इनकी एक गाड़ी होटल के दरवाजे पर खड़ी देखी। मेरी बर वक्त एहतियात काम आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में बुकिंग करने वाले आदमी की जानिब से एक हल्का सा खदशा मौजूद था जिसका तदारक मेरे बस से बाहर था। मेरी सहूलत की खातिर अमजद ने दरवाजे के अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। सामान किचन में रखकर मैं इस कमरे की तरफ बढ़ गया था जहाँ से बातों की आवाज़ आ रही थी। मुझे देखते ही वो दोनों खामोश हो गए। चल भाई माजे, बहुत दिनों से तेरे हाथ का बना हुआ लजीज खाना नहीं खाया। ज़रा अपनी काबिलियत की जौहर दिखाओ ताकि सादिया को पता चले कि तू भी कोई काम सलीके से कर सकता है। मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि यहाँ खाना पकाने का मशवरा आपने दिया था, इसलिए ये जहमत भी आपको करनी पड़ेगी। दूसरे, मैं आपका मुंशी हूँ, बावर्ची नहीं। भाई नहीं है। मैंने उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना चाहा। ये बहनों का काम होता है। इसने मेरा हमला पसपा किया। यार, सौदा सलफ भी मैं इतनी दूर से जाकर ले आया हूँ, अब कुछ गैरत तुम भी कर लो। इस मामले में मैं सख्त बेगैरत हूँ। वो कहाँ हार मानने वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे खाना पकाने पर राज़ी करने के लिए मज़ीद कोई दलील देता, सादिया बोली, अगर इजाज़त दो तो मैं पका लूँ। गो ये बात वो पश्तो में बोली थी, मगर अमजद को समझ आ गई और उसने जल्दी से लुकमा दे दिया। देखो ना, मेरी बहन की मौजूदगी में तुम मुझे मजबूर कर रहे थे। मगर सादिया, तुम तो हमारी मेहमान हो। मैंने अमजद की बात पर तवज्जो दिए बगैर रस्मी सा इनकार मुनासिब समझा। आपका कौन सा अपना घर है? वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई और मैं खामोश हो गया। कुछ घरेलू सा माहौल नहीं बन गया मलिक साहब? अमजद ने हंसते हुए कहा। चलो, इसके होने से कुछ सहूलत तो मिल गई। वैसे इसको कब तक अपने साथ लिए फिरेंगे? अब इसे कौन सा साथ लिए फिरना है? क्वार्टर में पड़ी रहेगी गरीब जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। इसको यहीं रहने दो। यहाँ से वापसी पर इसके बारे में कोई मुनासिब हल सोच लेंगे। चौधरी की तलाश से मुतालिक कोई लाया अमल सोचा है? जंगल खेल का माहौल देखते हुए ये काम काफ़ी दुश्वार गुजार दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है खाना खाकर निकलते हैं। हरकत में बरकत है, शायद इसका कोई सुराग मिल जाए। अमजद का मशवरा काफ़ी माकूल था। मैंने कहा, खाना खाकर थोड़ा आराम करते हैं, रात को निकलेंगे। यूँ भी मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ दिन से ज़्यादा रात को रश होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह कर लेते हैं। वो मुझसे मुतफिक हो गया। और हाँ, एक बात और, मुझे अचानक डाबेर वालों को की आमद याद आई और मैं अमजद को इनकी आमद और अपनी एहतियाती तदाबीर के मुतालिक बताने लगा। क्या चक्कर है, आजकल तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं हो गया? मैंने मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। इसके बाद खाना आने तक हम चौधरी की तलाश के लिए कोई मुतफ़िका लाया अमल सोचते रहे। सादिया ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, बिल्कुल घर की याद ताज़ा हो गई थी। खाने के बाद वो चाय लेकर आ गई। चाय पीकर मैं बोला,
हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे। तुम अपने लिए साथ वाला कमरा सेट कर लेना। बाकी फिलहाल हम सो रहे हैं, उठकर थोड़ी देर बाद घूमने के लिए निकलेंगे। तुमने अपने कमरे की कुंडी बंद रखनी है, अलबत्ता बैरूनी दरवाज़ा हम बाहर से बंद करते जाएंगे। अगर हमें देर हो जाती है तो घबराना नहीं। रात के लिए क्या पका लूँ? मैं चूंकि सब्जी, गोश्त और दालें वगैरह खट्टी ले आया था, इसलिए इससे मेरा मशवरा लेना ज़रूरी समझा। रात के लिए अल्लाह की बंदी, अब कौन सा दिन है? मैंने गरूब होते हुए सूरज की तरफ इशारा किया तो वो मुस्कुरा दी। फिर आप लोगों को किस टाइम जगा दूँ? हमें जगाने की ज़रूरत नहीं, अपने कमरे तक महदूद रहो। जब तक कोई काम ना हो हमारे पास आने की बिल्कुल जहमत ना करना। आखिरी अल्फाज कहते हुए मेरा लहजा खुश सा हो गया था। जी अच्छा, वो धीमे लहजे में बोली और कमरे से निकल गई। क्यों इतने कड़वे लहजे में बात कर रहे थे? जवान लड़की है माजे साहब, और इसके साथ बेआसरा भी। हमारा नरम लहजा इसके दिल में गलत फहमियों का बीज बो सकता है, जो बाद में हमारे लिए लायानहिल मसला साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि इसे अभी से गैर होने का एहसास दिला दिया जाए, ताकि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। ठीक है बुकरात साहब, अब सो जाओ। वो लकड़ी की बनी हुई चारपाई पर ढेर हो गया। चारपाइयों की बनावट हूबहू हमारे इलाके की चारपाइयों जैसी थी। लकड़ी का फ्रेम, जिसकी बनाई खजूर के पत्तों से बुने हुए बांध से की गई थी। सोने से पहले मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हुई और मैं कमरे से बाहर निकल आया। सादिया के कमरे का दरवाज़ा खुला था। किचन में बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब यही था कि वो बर्तन धोने में मसरूफ़ है। वॉशरूम से बाहर आने पर भी मुझे वो किचन में ही मशगूल दिखाई दी। मैं आराम का इरादा किए कमरे की जानिब बढ़ रहा था, मगर आराम शायद हमारी किस्मत में नहीं था, और इसका सबब दरवाजे पर होने वाली ज़ोरदार दस्तक थी। मैं इन्हीं कदमों पर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। सादिया भी दस्तक की आवाज़ सुनकर किचन से निकल आई थी। मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और दबे कदमों आगे बढ़कर दरवाजे की झुर्री में आंख लगा दी। मेरे बदतरीन अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया था। दरवाजे पर जानान खान के आदमी खड़े नजर आए। मैं जल्दी से मुड़कर कमरे की जानिब बढ़ा। मेरी तेजी देखते हुए सादिया परेशान हो गई थी। माजे, तैयार हो जाओ, खतरा है। मैं अपनी क्लाशन को संभाली। अमजद पर गनूद की तारी थी, मगर वो कमांडो था जो अमन के दिनों में भी आंख खोल कर सोते हैं। इस वक्त तो यूं भी हम खतरात के हालात से दो चार थे। मैं जब तक दरवाजे से निकलता वो मेरे पीछे पहुंच गया। इस वक्त एक मरतबा फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। एक मिनट भाई, कपड़े तो पहनने दो। मैंने उन्हें ये तासुर देने की कोशिश की थी गोया बाथरूम में हूँ। माजे, मेरा ख्याल है दाएं जानिब के क्वार्टर की दीवार फलांग कर निकलने की कोशिश करते हैं। पिछली साइड पर तो उन्होंने लाजमन बंदे बिठाए होंगे। इसे असबात में सर हिलाकर अपनी रजामंदी का अंदिया दे दिया। वो तमाम क्वार्टर एक सीधी लाइन में थे। क्वार्टरों के सामने और पुष्ट पर तो हर सूरत में खतरा मौजूद था। अलबत्ता दूसरे क्वार्टरों का सहारा लेकर हम वहां से निकलने की कोशिश कर सकते थे। अमजद क्वार्टर की दरमियानी दीवार पर चढ़ा और आहिस्तगी से दूसरी जानिब उतर गया। मैंने सहारा देकर सादिया को भी दीवार पर चढ़ाया और उसके पीछे खुद भी ऊपर चढ़ गया। अमजद अगले क्वार्टर की दीवार के करीब पहुंच गया। क्वार्टर के अंदर छई खामोशी इसके खाली होने का ऐलान कर रही थी। सादिया बगैर किसी सहारे के दूसरी जानिब उतर गई। अगले क्वार्टर में कमरे के अंदर बातों की आवाज़ सुनाई दी, मगर हम दबे कदमों तीसरा क्वार्टर की दीवार पार कर गए। इस क्वार्टर में भी बंदे मौजूद होने के बावजूद हमारा सामना किसी से ना हुआ। अलबत्ता चौथे क्वार्टर के सहन में कुर्सियां डाले एक मर्द और दो जवान साला औरतें बैठी हुई थी। हमें देखते ही वो घबराकर खड़े हो गए। क्या बात है? मर्द ने हिम्मत मुजतमा करते हुए पूछा। घबराए नहीं, हम दुश्मनों से बचने के लिए भाग रहे हैं। मैंने उन्हें तसल्ली दी। वो क्वार्टर इस लाइन का आखिरी क्वार्टर था। इसके बाद निस्बतन बड़े मकानों का सिलसिला शुरू हो रहा था, लेकिन इस क्वार्टर और पहले मकान के दरमियान एक पतली सी गली गुजर रही थी। अमजद ने दीवार से उचक कर गली में झांका और बोला, खाली पड़ी है, निकलो फिर। हम तीनों दीवार से गुजरकर गली में आ गए। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर बड़ी गली में झांका तो अपने क्वार्टर के सामने मुझे चंद बंदे खड़े नजर आए। वो सारे हमारे क्वार्टर की तरफ मुतवज्जा थे। मेरे देखते ही देखते इनमें से एक बंदा क्वार्टर के सामने वाली दीवार से उचक कर क्वार्टर के अंदर दाखिल हो गया। इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। चंद सेकंड बाद ही क्वार्टर से कूदने वाले ने क्वार्टर का दरवाज़ा अंदर से खोल दिया और वो तमाम तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए। आ जाओ, मैं इनसे बोला और हमने दौड़कर वो चौड़ी गली क्रॉस कर ली। वो पतली गली काफ़ी तवील थी। हम तेज़ कदमों से चलते हुए वहाँ से निकलते चले गए। सादिया को हमारा साथ देने के लिए तकरीबन दौड़ना पड़ रहा था। वो गरीब अभी तक नंगे पाँव थी। जानू साहब, इसका मतलब है तेरी एहतियात पसंदी काम नहीं आ सकी। हाँ यार, इसलिए तो इसे जंगल खेल कहते हैं। बहरहाल अब बुकिंग वाले का सफाया करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें शक्ल से पहचानता है। वो तो खैर हो ही जाएगा, पहले सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढो। मेरा तो ख्याल है किसी खाली क्वार्टर या मकान में घुस के रात गुजारते हैं। बिल्कुल ठीक, इसने मेरी तायद की और हम चलते चलते घरों के बैरूनी दरवाज़ों को गौर से देखने लगे। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर अब तक इतनी रोशनी बाकी थी कि हम गली के वस्त से तालों को देख सकते थे। हमारी मेहनत रंग लाई और जल्द ही एक बड़े मकान के बाहर हमें ताला लटकता नजर आया। ये कैसा रहेगा जानू? अमजद मुस्तफसर हुआ।
अच्छा है, अंदर घुसकर दरवाज़ा खोलो। मकान की दीवारें काफ़ी ऊंची थीं। दाएं बाएं का जायज़ा लेकर अमजद उछला और दीवार के ऊपर अपनी उंगलियां फंसाकर ऊपर चढ़ गया। दीवार पे इसने ज़्यादा देर नहीं गुजारी थी। एक सरसरी नज़र सहन में दौड़ाकर वो नीचे कूद गया था। मिनट 1.5 मिनट के बाद उसने एक छोटी खिड़की खोल दी। मैं और सादिया जल्दी से अंदर घुस गए। एक दफ़ा तसल्ली कर लें, ये ना हो कि कोई आर्जी तौर पर बाहर गया हो और लेने के देने पड़ जाएं, मैंने कहा, और हम दोनों ने कमरों की ताली तोड़कर देखने शुरू कर दिए। पहले 2 कमरों में गर्द की हल्की हल्की तह देखकर हमें बाद में यकीन हो गया कि चंद दिनों से ही इस कमरे को किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। बाकी कमरों के ताले तोड़ने की ज़रूरत हमें महसूस ना हुई थी। हमने उन्हें बंद रहने दिया था। आप दोनों आराम करो, मैं ज़रा बुकिंग वाले की खबर ले लूँ। दोनों चले जाते हैं, अमजद ने मशवरा दिया। नहीं, मैंने इस तफ़ी में सर हिलाया। एक बंदे का सादिया के साथ रहना भी ज़रूरी है। फिर आप भी आराम कर लें, इससे बाद में निपट लेंगे। दिमाग ठीक है माजी साहब, इस मुजी ने हमारी मुबारक शक्लें बहुत अच्छी तरह से देखी हुई हैं। इसका ज़िंदा रहना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस दफ़ा इसने खामोश रहते हुए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। मैंने एक पुरानी चादर उठाकर पगड़ी के अंदाज में सर पर लपेटी और इसका एक पल्लू मुंह के गिर्द लपेट कर अपने चेहरे को किसी हद तक ढांप लिया। मैंने सादिया से पूछा, तुम्हें हथियार चलाना आता है? जी, उसने इस बात में सर हिलाया। ये पिस्तौल अपने पास रखो, शायद इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। हम दोनों के पास यूं भी कलाशन कोफे थी। 3 कलाशन कोफे हमने डाबेर वालों से अपने कब्जे में की थी, जिसमें से एक मेरे पास मौजूद थी, जबकि 2 गनें हम गाड़ी में भूल आए थे। इन दोनों को वहीं छोड़कर मैं बाहर निकल आया। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो रहा था। मैं होटल की सिमत चल पड़ा। लोगों की आमदोरफ्त में कोई ख़ास कमी नहीं हुई थी और ये चहल पहल इस बात का इशारा था कि जंगल खेल की रातें भी जागती थीं। जल्द ही मैं होटल के करीब पहुंच गया, लेकिन अंदर दाखिल होने की बजाय मैं नाक की सीध में चलता चला गया। अलबत्ता होटल के गेट के सामने से गुजरते हुए मैंने एक नज़र अंदर देखकर बुकिंग वाले की मौजूदगी का यकीन कर लिया था। काफ़ी आगे जाकर मैं पीछे मुड़ा और टहलने के अंदाज में वापस आने लगा। दरवाजे के सामने मज़ीद 1.5 घंटे तक मेरी मटरगश्त जारी रही। जिस वक्त बुकिंग वाले ने अपनी जगह छोड़ी, इस वक्त रात का अंधेरा खूब गहरा हो चुका था, मगर होटल के अंदर रोशनी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया गया था, जो लाजमी तौर पर जनरेटर की मरहून मिन्नत था, क्योंकि इधर सरकारी बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं था और होता भी कैसे। ये इलाका किसी भी हुकूमत के ज़ेरे असर ही नहीं आता था। इसके बाहर आते ही मैंने गैर महसूस अंदाज में उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। गलियों के अंदर इक्का दुक्का आदमियों की मौजूदगी जहाँ मेरे काम में माने साबित हुई, वहीं इसे भी मेरे ताक़ुब की सरगर्मी से बेखबर रखा। 2-3 गलियां मुड़ने के बाद आखिर वो एक छोटे से मकान के सामने रुककर इसका ताला खोलने लगा और ये देखकर मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया कि गोया वो इस मकान में अकेला रहता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गली सुनसान नजर आई, जबकि हमसे आगे 2 बंदे जाते हुए दिखाई दिए। जब तक वो क्वार्टर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता, मैं इसके सर पर पहुंच गया था। इसने घर में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की और इसकी ये कोशिश नाकाम बनाते हुए मैं दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। क्या बात है, कौन हो तुम? खाकसार को अब्दुल्ला वल्द अब्दुर्रहमान कहते हैं। अब्दुल्ला भाई आप? वो हिकलाया। जी मैं। तुमने कहा था ना कि अगर तुम्हारे लायक कोई खिदमत हो तो मैं बेझिझक बता सकता हूँ। क्यों नहीं? वो थूक निकलते हुए बोला। मगर इसके लिए आपको होटल में तशरीफ़ लाना चाहिए था। नहीं, इसकी खिदमत के लिए यही जगह मुनासिब रहेगी। मैं सर्द लहजे में बोला। तुम आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोलो। आप मुझे किसी गलत फहमी का शिकार लग रहे हैं। वो अपने दिल के अंदेशे ज़बान पे ले आया। शायद, मगर आप कोशिश करके मेरी गलत फहमी दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, क्यों नहीं? तो फिर चलो, दरवाज़ा खोलो ताकि गलत फहमी दूर की जाए। मैं उसे कलाशनकोफ से आगे धकेला और वो मरे मरे कदमों से अंदर की तरफ चल पड़ा। बैरूनी दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर मैंने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और जलाकर उसके पीछे चल पड़ा। इसकी हरकत और सकनात पे मैंने गहरी नज़र रखी हुई थी। इसकी तरफ से ज़रा सी बेकायदगी पर मैं उसे आड़े हाथों लेने के लिए तैयार था और इसी मकसद के लिए मैंने टॉर्च जलाई हुई थी, ताकि वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई गलत हरकत ना कर गुजरे। मगर अभी तक वो मेरे ख़तरनाक अज़ाइम से बेखबर था, इसलिए इससे किसी भी उल्टी किस्म की हरकत करने से ग्रेस किया था, या शायद वो मेरे हाथ में मौजूद स्टेन गन देखकर डर गया था। इससे अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा खोला और हम इकट्ठे कमरे में दाखिल हो गए। चारपाई के साथ पड़ी लकड़ी की तपाई पर एक छोटा सा गैस का सिलेंडर रखा हुआ था। इसने तीली जलाकर मेंटल को आग लगाई और कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। बैठे अब्दुल्ला साहब, वो गैस सिलेंडर जलाकर बोला। बैठने को छोड़ो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे मुतालिक जानान खान के आदमियों को मालूमात पहुंचाने के एवज़ कितनी रकम वसूल की है? कौन जानान खान? और कैसी रकम? आपने कैसी बातें शुरू कर दी हैं? जानान खान फ्रॉम डाबेर, मिस्टर वादा खिलाफ। अगर तुम्हें ज़्यादा रकम चाहिए थी तो मुझे बतलाते, मैं कोई गरीब तो नहीं था, तुझे मुंह मांगी रकम अदा कर सकता था। बहरहाल अब तेरी सज़ा यही है कि मेरी दी हुई रकम, तमाम रकम बशमूल एडवांस किराए के और जानान खान से हासिल की हुई रकम मेरे हवाले कर दो। मेरी बात ख़त्म होते ही इसके चेहरे पर चमक सी लहराई
और ये चमक इतनी आसानी से जान छूटने की थी। इसने बगैर कोई बहस की जल्दी से जेब में हाथ डाला और 100 के नोटों की एक छोटी सी गड्डी मेरी जानिब बढ़ा दी। ये 3100 रुपये हैं। इसका मतलब है उन्होंने तुझे 2000 की हड्डी डाली थी। मैं जहर खान लहजे में बोला और उससे मुजरिमाना खामोशी से सर झुका लिया। तुम्हारा नाम? शाकिर खान, वो आहिस्ता से बोला। शाकिर खान, तूने उन्हें मेरा और मेरे साथी का हुलिया बताया था? नहीं, इससे नफ़ी में सर हिलाया। सच बताओ। सही कह रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। उन्होंने मुझसे इस वक्त से 2-3 घंटों के दौरान आने वाले बंदों के मालूमात पूछी थी और मैंने फ़कत ये बताया था कि 2 मर्द कलाशनकोफों से मुसल्लह थे और इनके साथ एक औरत थी। चलो मान लेता हूँ। बहरहाल मुझे अफसोस है कि मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब वो अगर जल्दी में मेरे होलिये के मुतालिक नहीं पूछ सके हैं तो दोबारा आकर शायद उन्हें ये इस्तफसार करना ना भूले। मैं मैं अब उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरे लहजे में पाई जाने वाली संजीदगी ने उसे लर्जा दिया था। अगर तू आराम से नहीं बताना चाहेगा तो पूछने के और भी कई तरीके हैं इनके पास। मैं अल्फाज इसके मुंह में अधूरे रह गए। मैंने बिजली की सी सरहद से उसकी गर्दन को बाएं बाजू की गिरफ्त में ले लिया और मखसूस झटके के साथ उसे दुनिया के गमों से निजात दिला दी। इसे मारकर फेंकने के बाद मैं तमाम कमरे की तफसीली तलाशी ली और मुझे उम्मीद थी कि अपनी सारी रकम इसने घर ही में छुपा रखी होगी कि जंगल खेल में बैंक नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मगर इसकी ख्वाबगाह, बाकी 2 कमरे और किचन में जो कि इसके इस्तेमाल नहीं होता था, इन सबको अच्छी तरह खंगालने के बाद भी मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना हुई। घर से निकलने से पहले मैंने एक गहरी निगाह इसकी ख्वाबगाह में दौड़ाई, मगर ऐसी कोई चीज़ भी मुझे नजर न आई जिसे मैंने चेक ना किया हो। यहाँ तक कि इसकी चारपाइयों तक के नीचे मैंने अच्छी तरह तलाशी ले ली। सिर्फ इसके सिरहाने लगी हुई तस्वीर जो तजरीदी आर्ट का नमूना थी वो मुझसे रह गई थी। मैंने आगे बढ़कर उसे हिलाया तो वो सख्ती के साथ दीवार में गड़ी नजर आई। मैंने पंडी के साथ बंधा हुआ खंजर निकालकर कैनवस और इसके नीचे मौजूद गत्ते को चौकोर शक्ल में काट दिया। इस टुकड़े के हटते ही तस्वीर के पीछे दीवार में छोटा सा सेफ जाहिर हो गया था। शाकिर खान ने बिलाशुबा बड़े सलीके से इसे छुपाया था। मेरे पास सेफ के ताले के साथ मत्था मारने का टाइम नहीं था। इसके साथ जोर आजमाई करना वक्त का ज़िया था। मैंने क्लाशनकोफ को सिंगल राउंड पर फायर सेट करते हुए उसकी बैरल को ताले के सुराख से लगाया और मुसलसल 2 दफ़ा ट्रिगर प्रेस कर दिया। जोरदार धमाके के साथ सेफ का ताला टूट गया था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वो छोटा सा सेफ रकम से भरा नजर आया। इसके एक खाने में सोने की चंद ईंटें और कुछ दस्तावेजात पड़ी थी। दस्तावेजात को छेड़े बगैर मैंने जल्दी रकम और सोने की ईंटों को समेटा और उन्हें एक कपड़े में गठरी की तरह बांध कर वहाँ से चल पड़ा। गोई यहाँ पर फायर रोज़मर्रा का मामूल था, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी थी। कोई भी पड़ोसी इसकी फायर की हकीकत जानने के लिए शाकिर खान के घर झांक सकता था और इसकी वजह से ख्वाम मुझे एक और की जान लेनी पड़ती। डाबेर वालों से अपना आप छुपाने के लिए मुझे बड़ी तगदो करनी पड़ रही थी, क्योंकि हमारी शनाख्त जाहिर हो जाने की सूरत में एक लंबी दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता था और पूरे गांव या कम अज़ कम डाबेर के मखसूस ग्रुप से लड़ाई मोल लेना हम 2 बंदों के लिए नामुमकिन हो जाता। यूँ भी हथियार का ज़माना था और ट्रिगर दबाकर एक बच्चा भी 6 फीट के जवान को ज़िंदगी की कैद से निजात दिला सकता था। शाकिर खान के घर से निकलकर मैं इसी मकान की जानिब रवाना हो गया जहाँ अमजद और सादिया छुपे हुए थे। वापसी के लिए मैंने चाहने के बावजूद रास्ता ना बदल सका कि दूसरे रास्ते से मैं शायद इस मकान तक ना पहुंच सकता। इस बार भी मैं बगैर किसी हादसे के अपनी कमीन गाह में पहुंच गया। अमजद बैरूनी दरवाजे पर हल्का सा खटका सुनकर बाहर आ गया था। वो किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार था। कौन? उमर, मैं मुख्तसरन बोला। क्या रहा? कामयाबी। गुड। सादिया किधर है? मैंने कमरे में दाखिल होकर टॉर्च रोशन करते हुए पूछा। 7 वाले कमरे में है, अमजद ने मोमबत्ती रोशन करते हुए कहा। इससे पहले भी इसने मोमबत्ती जलाई हुई थी, मगर दरवाजे पर होने वाली आहट सुनकर इसके बुझाने का बाइस बन गई थी। ये क्या है? मोमबत्ती की रोशनी में इसकी नज़र रकम की गठरी पर पड़ी। खोल कर देख लो। मैंने पोटली की इसकी जानिब बढ़ाई। भाई वाह, कहीं डका दला है शायद। ये शाकिर खान का वो ख़जाना है जो उसने पता नहीं कौन कौन से नाजायज़ तरीक़ों के ज़रिए इकट्ठा किया होगा। शाकिर खान? ये उसी बुकिंग वाले का नाम है। वैसे तो इसकी हराम की कमाई से मुझे बिल्कुल गर्ज नहीं, मगर हालात को देखकर मुझे एक घटिया काम भी करना पड़ा। अच्छा किया है। अमजद 500 के नोटों की गड्डी अपनी जेब में ठोसते हुए बोला, जो यकीनन 50,000 के बकदर रकम होगी। इससे भी ज़्यादा रकम अभी गठरी में पड़ी थी। ये भी रखो। मैंने 100 के नोटों की गड्डी इसकी तरफ बढ़ाई और बकाया रकम समेट कर अपनी जेबों में भर ली। सोने की ईंटें हमने कपड़े में लपेटे रहने दी थी। यार, जेबें कुछ वज़नी नहीं हो गई। इसका इंतज़ाम कल कर लेंगे। एक दुकान में मुझे कमरबंद बांधने वाले बेल्ट नज़र आए थे। बड़ी रकम को आसानी से अपने साथ घुमाने का अच्छा बंदोबस्त और कोई नहीं हो सकता।
अब क्या इरादा है? मोमबत्ती बुझाओ, थोड़ा आराम करते हैं। मैं बिस्तर पर लेट गया। मुझे उम्मीद है कि ये मकान फिलहाल महफूज रहेगा। सही कहा। अमजद ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और हम दोनों सोने के लिए लेट गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।